हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी हाल ही में एक कक्षा के माध्यम से हमने आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है। और आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में जो भी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन का प्रॉपर प्रेजेंटेशन हमने आपके सामने किया है, उसे आप आर्टिकल 14 का पार्ट 1 कहेंगे। और आर्टिकल 14 के पार्ट 1 में जो वैल्यू जिस प्रकार से आपके सामने आनी चाहिए वैसा व्यवहार तो हमने कर लिया है। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपकी परीक्षा में कोई भी लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर आपका पनपता है तो आर्टिकल 14 के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण वैल्यूज हैं, यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, उन पर आपको अपनी कैलकुलेशंस यहाँ पर क्या है करके चलनी पड़ती हैं। अच्छा, कल की क्लास जो मैंने लास्ट क्लास आपको दी है, तो लास्ट क्लास को अगर आधार बना के हम व्यवहार करें तो आर्टिकल 14 का जो पार्ट 2 होगा, तो पार्ट 2 के रिगार्डिंग हम वेरी पॉजिटिव विंडो ओपन कर सकते हैं। पहले समझो बात को कि आर्टिकल 14 का जो आपका खंड 1 है, आर्टिकल 14 का जो खंड 1 है वो कानून की सर्वोच्चता को लेकर के व्यवहार कर रहा है। और आर्टिकल 14 के खंड 1 में हमने प्रोफेसर डाइसी का एक प्रिंसिपल, जिसको हमने कहा था कि रूल ऑफ लॉ, उसको हम जोड़ के चले हैं। और हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो आपकी कानून की सर्वोच्चता है ना, तो कानून की सर्वोच्चता जिस तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर रही है, अगर हम उसे उस तरीके से लेके चलेंगे तो वैसे तो कोई समस्या का भाव पैदा होता नहीं है। लेकिन जब उसके साथ आप इस वस्तु स्थिति को जोड़ के चलते हैं कि जो आपके कानून की सर्वोच्चता है वह प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से क्या है लागू नहीं की जा सकती, तो उसके बाद आपको कहना पड़ता है कि आर्टिकल 14 का जो पार्ट 1 है वो अपने आप में ही आर्टिकल 14 का क्या बन जाता है, नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेशन किया था कि आर्टिकल 14 का क्लोज 2 भी आपके सामने आता है। और क्लोज 2 का फ्रेज क्या बनता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समान संरक्षण। और कानून के समान संरक्षण वाली जो बात है, इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ नया करने की प्रेरणा आपको देता है। और कानून की सर्वोच्चता के समक्ष जिन लोगों को जिस प्रकार से रिलैक्सेशंस मिलने चाहिए, वो तमाम प्रकार के जो रिलैक्सेशंस हैं उनको देने की बात करता है आर्टिकल 14 का खंड 2। तो आज जो आर्टिकल 14 के पार्ट 2 को लेकर के हमको डिस्कस करना है, तो पार्ट 2 में हम सबसे पहले वही फ्रेज उठाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज 2 है, तो आर्टिकल 14 का क्लोज 2 आपको क्या बताता है, वो हिंदी में आपके सामने कैसा व्यवहार लेके आता है कि कानून के समान संरक्षण। हिंदी में क्या कहेगा आपसे कि कानून के समान संरक्षण, ठीक है ना, कानून के समान संरक्षण। और इसी बात को इंग्लिश में कैसे कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी बात को इंग्लिश में कैसे कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके। अब जैसे कि लास्ट की क्लास में हमने आपको बताया था कि ये जो आपका कानून के समान संरक्षण वाला मुद्दा होगा या जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला मुद्दा होगा, ये क्या देगा, ये एक रिलैक्सेसिव ग्राउंड आपको देता है। ये क्या देता है, एक रिलैक्सेसिव ग्राउंड आपको देता है। और जो रिलैक्सेसिव ग्राउंड आपको देता है वो किसके अगेंस्ट देता है, तो यहाँ पर एक बार फिर इसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। किसके अगेंस्ट देता है, तो आप सीधा कहेंगे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि कानून की सर्वोच्चता के समक्ष आपको क्या है, एक रिलैक्सेसिव ग्राउंड यहाँ पर क्या है दे करके चलता है। ठीक है। अब इसका एक पैटर्न तो मैंने कल आपको बता दिया था कि किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है ना, यानी कि जो आपके लास्ट वाली क्लास हो उसमें एक पैटर्न तो मैंने इसमें आपको बता रखा है। लेकिन क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को लेकर के जाओगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, वो आपका जो एग्जामिनर है आपको बड़े प्यार के साथ क्या कंफ्यूज कर सकता है। यानी कि कानून के समान संरक्षण वाला मुद्दा जो है, इसकी जो वेरी कन्वीनियंट कैलकुलेशन है बहुत ही आसान शब्दों में, वो तो हमने लास्ट क्लास में कर ली है। लेकिन वो जो शब्द मैंने लास्ट क्लास में आपको दिए थे संभवतः परीक्षा उपयोगी नहीं बन पाएंगे। उनका प्रस्तुतिकरण मैंने केवल आपके सामने इस नाते किया ताकि आपको इस वस्तु स्थिति को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। अब होगा क्या, जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो कानून के समान संरक्षण वाले मुद्दे को आधार बना करके या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाले मुद्दे को आधार बना करके जो आपका एग्जामिनर है आपके सामने कुछ अलग प्रकार की शब्दावलियां रख सकता है। जैसे एक आप यहाँ पे नोट डाउन करके चलेंगे
एक को कहा जाता है सामानों के बीच समान व्यवहार, सामानों के बीच समान व्यवहार, सामानों के बीच समान व्यवहार। इस प्रकार की शब्दावलियाँ यहाँ पर आपको क्या है लेकर के चलनी पड़ती हैं। और जो आपका सामानों के बीच समान व्यवहार है, इसको क्या कहते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट। इसको क्या कहा जाता है? इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट अमंगस्ट इक्वल्स। तो एक फ्रेज तो आप ये लेके चलेंगे कि सामानों के बीच समान व्यवहार, ठीक है। और ये मामला कहाँ जाएगा? आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 2 में ही जाएगा। एक व्यवहार आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि असमानों के बीच, असमानों के बीच असमान व्यवहार, असमानों के बीच असमान व्यवहार, असमानों के बीच असमान व्यवहार। और ये जो आपका हिंदी में है असमानों के बीच असमान व्यवहार, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट अमंगस्ट अनइक्वल्स। क्या कहेंगे? अनइक्वल्स आप यहाँ पे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हमने कैलकुलेशन की थी आर्टिकल 14 के खंड 2 के बारे में, तो वो जो मैंने आपके सामने एक प्रस्तुतिकरण किया था वो केवल इस नाते किया था ताकि आप वस्तु स्थिति को बड़ी आसानी से समझ पाएं। लेकिन जब आप अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाएंगे तो वहाँ हो सकता है कि इस प्रकार की शब्दावलियों के साथ आपका सामना हो जाए। अब वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इस प्रकार की शब्दावलियों के वाक्यांश का रेफरेंस रखते हुए आपसे ये पुटअप किया जा सकता है कि भाई इनका जो संबंध है, जो संवैधानिक संबंध है, आप भारतीय संविधान के कोण से आर्टिकल के साथ लेके चलेंगे तो आपका आंसर तो आर्टिकल 14 होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 14 के अंदर इनकी जो प्रॉपर कैलकुलेशंस आप लेके चलेंगे वो आप कहाँ लेके चलेंगे? तो आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 2 है वहाँ ये कैलकुलेशन होगी। दोबारा से एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि आर्टिकल 14 का जो आपका खंड नंबर 2 है वो आपको एक क्या है? रिलैक्सेसिव ग्राउंड प्रोवाइड कराने का काम करता है जस्ट अगेंस्ट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि कानून की सर्वोच्चता के समक्ष, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब वो क्या करेगा? इन शब्दावलियों के आधार पर आपको ट्रीटमेंट करके चलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जब आप मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में इन शब्दावलियों को आपको लिख करके भी आना पड़ जाता है, या आप इनको वाक्यांश कह सकते हैं, फ्रेज कह सकते हैं। तो ये जो आपके फ्रेजेज हैं इनके बारे में क्या है, आपको अपनी वेरी पॉजिटिव कैलकुलेशन वहाँ पर करके आनी पड़ सकती है कि भाई अगर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो रिलैक्सेशन किस बिहाफ पे दिया जा रहा है। तो जो आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 2 के माध्यम से रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा उसमें आपको इन वाक्यांश का सहारा लेना पड़ेगा कि सामानों के बीच समान व्यवहार और असमानों के बीच असमान व्यवहार, आखिर ये मामला क्या है। तो देखो बड़े प्यार से समझते हैं कि सामानों के बीच समान व्यवहार का मतलब क्या हो गया, है ना। आप एक काम करो, वुमेन क्लास के सामने क्या बनाओ? वुमेन क्लास के सामने क्या बनाओ आप लोग? वुमेन क्लास बनाओ, है ना। पहले क्लासेस बनाना सीखो। मान लीजिए मैंने कहा कि आप सेकंड नंबर पर क्या लेके चलेंगे? मान लीजिए आपने कहा कि चिल्ड्रन क्लास, इसके सामने बिल्कुल सेम क्लास बनाओ, यानी कि चिल्ड्रन क्लास, चिल्ड्रन क्लास, डन। मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या कहा? सीनियर सिटीजन्स। क्या कहा? सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स। इनके सामने क्या बनाओ? एकदम सेम क्लास बनाओ, दैट मीन्स सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, ओके। अगेन मैंने आपसे क्या कहा? मान लीजिए आपने कहा कि हिली एरियाज, तो जो आपके हिली एरियाज हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों के सामने क्या बनाओ? बिल्कुल हिली एरियाज बनाओ, हिली एरियाज बनाओ। अब आप देख पा रहे हैं कि जो भी क्लासेस या एरियाज हमने लिए हैं वो बिल्कुल क्या है? सेम है। यानी कि सामानों के बीच समान व्यवहार का मतलब क्या होता है? यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट अमंगस्ट इक्वल्स का मतलब ये होगा कि अगर वर्ग बिल्कुल आपको क्या दिखाई पड़ते हैं? सेम दिखाई पड़ते हैं, तो उनके साथ आपको क्या है? कानून के मामले को लेकर के इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाओं के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। या बच्चों के बीच क्या कोई भेदभाव आप करके नहीं चलेंगे, इसका मतलब ये हुआ। या जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं,
सीनियर सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स इनके बीच में कोई आप भेदभाव करके नहीं चलेंगे। पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बीच में क्या आप कोई भेदभाव करके नहीं चलेंगे। यानी कि एक बात समझ लीजिएगा कि समानों के बीच समान व्यवहार का मतलब क्या होता है कि अगर आपके वर्ग समान हो जाते हैं तो ये जो फ्रेज आपका है ये आपको भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता। यानी कि ये जो फ्रेज आपका रहेगा ये किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार आपको नहीं देता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये फ्रेज आपको परीक्षा में परेशान कर सकता है। अगर वो लैंग्वेज ओरिएंटेड बनते हुए अपना व्यवहार करने की कोशिश करेगा तो साथियों आपको अननेसेसरी कन्फ्यूजन हो सकते हैं, ना हो इस नाते हम इस प्रकार का व्यवहार कर भी रहे हैं। दोबारा से समझा देते हैं कि समानों के बीच समान व्यवहार का मतलब क्या होगा। आप क्लासेस या एरिया समान बनाएं, और जब आप क्लासेस और एरिया समान बनाने की बात करेंगे तो उनको आधार बना के कहेंगे कि भाई अगर वर्ग आपके समान हो जाते हैं या अगर आपके एरिया क्षेत्र अगर आपके समान हो जाते हैं तो उनके बीच में आपको किसी प्रकार का भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो, अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे आपको अब अलग करना पड़ेगा। यानी कि मामला क्या बनेगा, मान लीजिए आपने एक तरफ क्या बनाया, वुमेन क्लास, और वुमेन क्लास के सामने आपने क्या बनाया, मैन क्लास, मैन क्लास। अब जो आपकी क्लासेस हैं उनमें थोड़ा वेरिएशन लेके आओ, यानी कि डिफरेंट वे में आपको लेकर के चलना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, चिल्ड्रन क्लास, अब इसके सामने मैंने क्या बना दिया, एडल्ट क्लास, इसके सामने मैंने क्या बना दिया, एडल्ट क्लास। ओके, मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या बनाया, सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, और इसके सामने मैंने क्या रखा, यूथ क्लास, यूथ क्लास। ठीक है, अगेन मैंने आपके सामने क्या रखा कि हिली एरियाज, और जो आपके हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज के सामने अब मैंने डिफरेंट वे में क्या रखा, प्लेन एरियाज, प्लेन एरियाज। तो आप देख पा रहे हैं कि अब हमने क्या बना दिया है, अब हमने असमानता वाला धरातल ले लिया है। यानी कि एक तरफ क्या आपका महिला वर्ग है तो एक तरफ आपका पुरुष वर्ग हो जाता है, एक तरफ आपके बच्चे हैं तो एक तरफ आपके वयस्क हो जाते हैं, एक तरफ आपके सीनियर सिटीजन्स हैं तो एक तरफ आपका युवा वर्ग हो जाता है, एक तरफ आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं तो एक तरफ क्या हो जाता है, आपका मैदानी क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो अब आप इसका वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन लेकर के चलेंगे जहां पर यह लिखा रहता है कि असमानों के बीच असमान व्यवहार, है ना। तो असमानों के बीच असमान व्यवहार का मतलब क्या होगा, देखो कि पुरुष वर्ग के कंपैरिजन में अगर आप महिला वर्ग को रिलैक्सेशन देना चाहते हैं कानून की सर्वोच्चता के समक्ष तो आप देंगे, तो इसको किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा। या मान लीजिए जो आपका वयस्क वर्ग है, वयस्क वर्ग के कंपैरिजन में अगर आप जो बच्चे हैं अगर आप उनको कानून की सर्वोच्चता के समक्ष नियमों के धरातल पर, कानूनों के धरातल पर क्या कुछ रिलैक्सेशन देना चाहते हैं तो जो आप ऐसा रिलैक्सेशन देंगे ये किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा। और अगर आप इसको भेदभाव कहना भी चाहेंगे तो भेदभाव अगर आप कहते भी हैं तो आप क्या कहेंगे, सकारात्मक भेदभाव कहेंगे, तो आपकी कहानी अच्छी बनेगी। यहाँ पर जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उसके सामने हमने किसको रखा, युवा वर्ग को रखा। तो युवा वर्ग के कंपैरिजन में अगर आप सीनियर सिटीजन्स को कानून की सर्वोच्चता के समक्ष रिलैक्सेशन देना चाहते हैं तो ऐसे रिलैक्सेशन को भी क्या है, आप किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मान के चलेंगे। मैं अगेन फिर आपसे वही कहूँगा, अगर आप इसको कोई भेदभाव मानना चाहते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे कि सकारात्मक भेदभाव कहेंगे। जैसे मैदानी क्षेत्रों के सामने अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को कानून की सर्वोच्चता के समक्ष क्या है, रिलैक्सेशन देना चाहते हैं तो आप ऐसे रिलैक्सेशन को भी क्या है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ही मान के चलेंगे, या फिर ये कह दें कि ये किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो कई बार होता क्या है कि जब हम लोग इन चीज़ों को बुक्स के थ्रू कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो कहने की हमारे पास कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं। और आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 2 है उसके अंतर्गत अगर आप इन फ्रेजेस को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो हमको लगता है कि इससे अच्छा उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या कि सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे लगा, इस नाते हमने आपके सामने यहाँ रख दिया है। यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं है, यानी कि समानों के बीच समान व्यवहार का मतलब क्या होगा, यहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। अगर वर्ग आपके समान हो जाते हैं, क्षेत्र अगर आपके समान हो जाते हैं तो कानून
के धरातल पर आप सभी को क्या इक्वली ट्रीट करके चलोगे। लेकिन जहां आप वेरिएशन लेके चलते हैं, डिफरेंशिएशन से लेकर के चलते हैं, तो वहां जैसा मैंने यहां पे आपको समझाने की बात की, तो वहां अगर आपको लगता है कि भाई अगर हम पुरुष वर्ग की तुलना में महिला वर्ग को कानून की सर्वोच्चता के समक्ष हम रिलैक्सेशन देने की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि भेदभाव है। ये भेदभाव नहीं है। दो तरीके कहने के, या तो साफ साफ कह दें कि ये किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्जामिनर कहलवाना चाहता है कि आप इसको भेदभाव कहें, तो आप इसे क्या कहेंगे, वेरी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कहेंगे। क्योंकि पुरुष वर्ग की तुलना में महिला वर्ग को प्राथमिकता, वयस्क वर्ग की तुलना में बच्चे जो हैं उनको प्राथमिकता, युवा वर्ग की तुलना में सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता, और मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको जो आप प्राथमिकता दिलवा रहे हैं, तो ये प्राथमिकता जो है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कहना ही है मैं फिर कहूँगा तो आप क्या कहेंगे, वेरी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। तो ये रहता है मामला। आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज 2 है वो जनरली तो आपसे ये कहेगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि कानून के समान संरक्षण, है ना, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी पैदा हो जाती हैं जहां पर आपको कहना पड़ेगा कि कानून की सर्वोच्चता को आप क्या एक समान रूप से लागू नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 14 का क्लोज 2 कहता है कि हम क्या है, कुछ नया करने की प्रेरणा आपको देंगे, कुछ नई विंडोज ओपन करा के आपको देंगे, है ना, कुछ नया डिस्कशन करने का मौका आपको देंगे। तो कानून के समान संरक्षण, दैट मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके अंदर के ये जो आपके दो फ्रेजेज हैं, इनको आपको अपने माइंड में थोड़ा इस्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा ही। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद ये फ्रेजेज आपको परेशान नहीं करेंगे कि समानों के बीच समान व्यवहार का मतलब क्या होता है और असमानों के बीच असमान व्यवहार का मतलब क्या होता है। तो ये था आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज 2 है उसका रिमेनिंग पार्ट। ये क्या था, आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज 2 है उसका रिमेनिंग पार्ट। अब इसकी एक कैलकुलेशन और बचती है, उसको भी क्या है आज की ही क्लास में आपको क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि आर्टिकल 361 यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 361 है, तो 361 का जो जुड़ाव है वो आर्टिकल 14 के साथ आपको लेकर के चलना पड़ता है जी। ठीक है, और कैसे आपको जुड़ाव करना है उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। डन, चलो। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि आर्टिकल 14 का क्लोज नंबर 1 आपने लिया, ओके, और आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है उसमें आपने साफ साफ क्या कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक तरीका कहने का तो ये रह ही जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष क्या है, समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और जो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसी के साथ हम क्या जोड़ के चले थे, या तो आप कहेंगे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, या तो क्या कहेंगे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, या फिर आप यहाँ पे क्या कहेंगे रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। बात देखो यहां भी वही रहेगी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा कि जब आप किसी कानून को बनाने की बात करेंगे या जब आप किसी कानून को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने की बात करेंगे, तो कानून को जब आप बनाने की बात करेंगे तो उस प्रक्रिया में, और जब आप कानून को लागू कराने की बात करेंगे तो उस प्रक्रिया में कानून किसी के साथ कोई भेदभाव करके नहीं चलेगा। ये मामला किसका रह जाता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का रह जाता है या रूल ऑफ लॉ का रह जाता है। अब जब आप इसके साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 को एडप्ट करने की बात करेंगे, तो ये जो आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 है, ये आपको क्या है रिलैक्सेशन देने की बात करेगा। ये भी आपके सामने क्या है, एक रिलैक्सेशन की बात करेगा, यानी कि छूट की बात करेगा। और यहाँ पर ये जो रिलैक्सेशन है आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग ये किसको दिए जाते हैं, या तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत के राष्ट्रपति, या तो आप क्या कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत के राष्ट्रपति, या फिर आप क्या कहेंगे गवर्नर, या फिर क्या कहेंगे गवर्नर या गवर्नर्स ऑफ स्टेट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट। ओके, अब इसमें देखो क्या कहा जाता है, ये आर्टिकल आपको बिल्कुल यहाँ पे एडप्ट करके चलना पड़ेगा, जोड़ के चलना पड़ेगा कि जो आपके कानून की सर्वोच्चता का मामला है, या जो विधि के समक्ष समानता का मामला है, या जो कानून के शासन का मामला है, आप कुछ भी कहें, है ना, इन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 का जुड़ाव करके चलना पड़ेगा। और 361 में जो आपने रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए हैं, तो ये जो आपके रिलैक्सेशन होंगे इसमें आप
इनको जोड़ के चलेंगे, यानी कि रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और जो राज्यों में राज्यपालों की व्यवस्था आपको दिखाई देती है उनको आपको रिलैक्सेशन दिलवा के चलने हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जो आपके राष्ट्रपतियों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन स्टेट, वो क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। और अगर आप राज्यों की बात करोगे तो गवर्नर साहब क्या हो जाते हैं, वहां पर क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाते हैं। अगर आप राज्यों की बात करोगे गवर्नर साहब वहां पे क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाते हैं। डन। तो संपूर्ण भारत में जो आपके भारतीय राष्ट्रपति हैं वो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, और राज्यों में अगर आपको संवैधानिक प्रमुख की बात करनी होगी तो राज्यों में जो आपके संवैधानिक प्रमुख बनते हैं, कौन बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। यानी कि मामला ये हुआ कि जो संवैधानिक प्रमुख हैं ये अपने आप में वाकई में क्या है, एक बड़ा एक संवैधानिक पद है। तो बड़ा संवैधानिक पद है, इस नाते आर्टिकल 361 के ब्याह पे कुछ रिलैक्सेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ छूटें यहाँ पे दी गई हैं, किसके अगेंस्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के अगेंस्ट। कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है, एक बात तो आप ये कहेंगे कि अगर आपने कहा कि आर्टिकल 32 और आपने क्या कहा आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 और एक आपने क्या कहा आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 में आप क्या अडॉप्ट करके चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 में आप लोग क्या अडॉप्ट करके चलेंगे, हाई कोर्ट। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 क्या है, ये हाई कोर्ट्स को क्या है, रिट जारी करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 32 और 226 में और एक कॉमन रिट आपको मिलेगी जिसको आप हिंदी में कहते हैं परमादेश कहते हैं। दोनों जगह कॉमन मिलेगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैंडमस कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैंडमस कहा जाता है। तो आर्टिकल 361 आपको यह बताएगा कि मामला चाहे भारत के राष्ट्रपति का हो या मामला चाहे राज्यों में राज्यपालों का हो, आप इनके खिलाफ परमादेश दैट मीन्स मैंडमस जारी नहीं करवा सकते। हम लोग जानते हैं कि परमादेश का मतलब क्या होता है, जब सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट परमादेश जारी करते हैं तो संबंधित व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का क्या कराते हैं, एहसास कराते हैं। तो यहाँ आर्टिकल 361 ये कहेगा कि राज्यों में जो राज्यपाल हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, और संपूर्ण देश की बात आप करोगे तो राष्ट्रपति वहाँ के संवैधानिक प्रमुख हो जाते हैं, और जो संवैधानिक प्रमुख बने हुए हैं आपके सामने, आप उनको परमादेश जैसे रिट के माध्यम से उनके कर्तव्यों का एहसास नहीं करा सकते, तो मैंडमस आप जारी नहीं करवा सकते हैं। ये एक रिलैक्सेशन कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 361 में क्या यहाँ पर दिया जाता है। दूसरी बात क्या है कि जनरली अगर हम ये मान के चले कि मामला चाहे किसका है, प्रेसिडेंट का है, जनरली बात कर लेते हैं, मामला किसका है, प्रेसिडेंट का है, या हमने क्या कहा, गवर्नर साहब हैं। हालांकि गवर्नर साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होकर के अपना पद धारण करते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जनरली अगर हम मान के चलें यहाँ पर कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर आपको मिलता है, प्रेसिडेंट साहब का जो टेन्योर आपको मिलता है वो कितना मिलता है, 5 ईयर्स आपको दिखाई पड़ता है। और इन द सेम वे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर साहब का टेन्योर भी क्या है, हालांकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, लेकिन हम इतना यहाँ पर कह सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं है कि हमने 5 ईयर्स ही मान लिया, है ना। एक उदाहरण के लिए क्या है, हमने यहाँ पे 5 ईयर्स मान लिया। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि राज्यों में जो राज्यपाल का कार्यकाल है उसमें बहुत ज़्यादा परमानेंसी आपको लेकर के नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ किस पर टिका रहता है, और राष्ट्रपति की इच्छा पर टिका रहता है। और राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब क्या होता है, सरकार की इच्छा होता है, वो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 361 सेकंड रिलैक्सेशन आपको ये बताने की बात करेगा, सेकंड रिलैक्सेशन आपको ये बताने की बात करेगा कि जो इनके कार्यकाल आप दिखा रहे हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी फंक्शंस किए हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी फंक्शंस किए हैं, यानी कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी कार्य किए होंगे, तो इन कार्यों को आधार बना करके आप इनको क्या है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इन कार्यों को आधार बना करके क्या है, आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। यानी कि इनके द्वारा जिन कार्यों का निष्पादन किया गया है उन कार्यों को आप क्या है, न्यायपालिका में वाद विवाद का विषय नहीं बना सकते। और ये जो आपका फीचर है ये क्या है, बिल्कुल परमानेंट का मतलब क्या होता है कि आजीवन है। जो फीचर आपका काम करेगा ये आजीवन काम करेगा।
यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अपने कार्यकाल के दौरान जिन कार्यों का निष्पादन किया है, अगर उनके कंक्लूजन नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, है ना, डजंट मैटर, लेकिन जिन कार्यों का उन्होंने निष्पादन वो करके चले हैं, तो आप उन कार्यों को कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाएंगे, आप उनको कोर्ट का विषय नहीं बना पाएंगे। और ये जो फीचर काम करता है साथियों, ये बिल्कुल कैसे काम करता है, ये बिल्कुल आजीवन काम करके चलता है। तीसरी बात ये कही जाती है कि मान लीजिए अगर आपने अगेन क्या कहा है, एक और आपने किसको लेके चले, आप प्रेसिडेंट साहब को लेके चले, और एक और आप किसको लेके चले, गवर्नर साहब को लेके चले, तो आप इतना जरूर कह के चलेंगे यहाँ पर कि अगर इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस बनता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, हम तो जो संवैधानिक प्रमुख हैं उनसे यही अपेक्षा करके चलेंगे कि वो अपना जो एंगेजमेंट है वो किसी भी क्रिमिनल केस के साथ करके ना चलें, या किसी भी आपराधिक कृत्य के साथ अपना जुड़ाव करके ना चले। लेकिन अगर इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस बनता है, बात समझना, अगर इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस बनता है तो आप इनके अगेंस्ट इनिशिएटिव नहीं ले सकते। ना तो आप इनके अगेंस्ट क्या है इनिशिएटिव ले सकते हैं, और ना ही आप इनको क्या है अरेस्ट कर सकते हैं। ना तो आप इनके अगेंस्ट कोई पहल कर पाएंगे, और ना ही आप इनको क्या है साथियों अरेस्ट कर पाएंगे, ना ही पहल कर पाएंगे, ना ही क्या है अरेस्ट कर पाएंगे। हालांकि यहाँ हम ये जरूर कह के चलेंगे कि ये जो आपका फीचर है ये आजीवन काम नहीं करेगा। जैसे ही वो अपने कार्यकाल से बाहर आएंगे, तो कार्यकाल से बाहर आने के पश्चात अगर उन पर पहले कोई आपराधिक मामला बना हुआ था, तो उस आपराधिक मामले के कॉन्टेक्स्ट में आप पहल करने का अधिकार भी रख सकते हैं। और जैसे फिर बाद में कंडीशन बनेगी वो तो एक अलग मामला है। लेकिन 361 का फीचर आपको ये बताता है कि अगर वो अपने कार्यकाल में है, और कार्यकाल में होने के दौरान अगर उनसे कोई आपराधिक कृत्य हो जाता है, तो उस आपराधिक कृत्य को आधार बना करके आप कोई जुडिशियल इनिशिएटिव नहीं ले सकते, और ना ही आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रतिबंध जो है तब तक है, जब तक ये फीचर तब तक काम करेगा जब तक वो क्या है केवल अपने कार्यकाल में बने हुए हैं। ये बात आप जरूर यहां पे जोड़ के चलेंगे। नंबर 4 पे, क्योंकि 4 प्रकार के रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने क्या कहा प्रेसिडेंट हैं, और आपने क्या कहा मान लीजिए गवर्नर हैं, और अगर इनके अगेंस्ट कोई सिविल केस का मामला बनता है, इनके अगेंस्ट कोई सिविल केस का मामला बनता है। जनरली सिविल केस का मामला क्या हो जाता है, जमीन संबंधी विवाद हो जाते हैं। और यहाँ पर सिविल केस का मामला ये हो जाता है कि कोई पर्सन है या कोई सोसाइटी हो सकती है, वो अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल से क्या है कुछ क्लेम करवाना चाहता है, उनके अगेंस्ट क्या कुछ क्लेम करवाना चाहता है, इसको ऐसे कहा जाता है। तो अगर इनके अगेंस्ट कोई सिविल केस बनता है, तो सिविल केस बनता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ये कह के चलेंगे कि आप क्या हैं इनिशिएटिव ला सकते हैं। और इसको आप क्या कहेंगे, इनिशिएटिव ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पहल करने का अधिकार रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको क्या है बिफोर 2 मंथ्स, ऐसा करने से 2 महीने पहले क्या है बिफोर 2 मंथ्स क्या है आपको नोटिस देना पड़ेगा। आपको 2 महीने पहले क्या है नोटिस देना पड़ेगा। यहां गिरफ्तारी की बात प्रॉपर मत जोड़ देना, क्योंकि अगर यहां गिरफ्तारी की बात प्रॉपर जोड़ोगे तो आपकी कहानी थोड़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। रिलैक्सेशन जिस प्रकार से दिए जाते हैं, रिलैक्सेशन को आपको उसी प्रकार से क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। तो आप परमादेश जारी नहीं करवा सकते। कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, उन तमाम प्रकार के कार्यों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे पाएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला बनता है, तो आप ना तो इनिशिएटिव ले सकते हैं, ना ही उनको अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अरेस्ट वाला मुद्दा आप प्रॉपर यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिविल केस में 2 प्रकार के बिंदु आप जोड़ के चलेंगे कि अगर सिविल केस बनता है तो आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन आपका जो इनिशिएटिव है जो आएगा उससे 2 महीने पहले क्या है राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपको क्या है इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हमने आर्टिकल 14 के खंड 2 का जो रिमेनिंग पार्ट था, जिसमें वाक्यांश जो फ्रेजेज इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी गहराई आपके सामने रखी, और आपको ये भी समझाने की बात की है कि आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है वो जिस तरीके से कानून की सर्वोच्चता के मामले को आपके सामने रखता है, तो उसके अगेंस्ट आप आर्टिकल 361 की प्रॉपर कैलकुलेशन क्या कर पाओगे, और 361 में जो रेमिटेंसेस दिए गए हैं, जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्यों दिए गए हैं, और कितने प्रकार के जो आपके रिलैक्सेशन हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के जो आपके रिलैक्सेशन हैं वो यहाँ पर क्या है दिए जाते हैं।
ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 14 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमने आर्टिकल 14 का पार्ट 2 डिस्कस किया है। अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा किसी भी मामले को लेकर के, ऑफलाइन आप कमेंट कर सकते हैं, हम तुरंत वहां पर क्या है आपकी शंका को दूर करेंगे, आपके संदेह को दूर करेंगे। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की क्लास को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार।